नमस्कार। डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादिज और दोस्तों, आज हम एक और नई शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ वो शख्स हैं जो युवाओं के सपनों को पूरा करते हैं, जो ख्वाब युवा रोज़गार और सरकारी नौकरियों के देखते हैं, उन्हें पूरा करने में ये बड़े मददगार बनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आलोक राज साहब जितने युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, उतने ही अपने मजबूत फैसलों को लेकर के और अटल निर्णयों को लेकर के भी जाने जाते रहे हैं। उनके कई नवाचार सराहे गए हैं और साथ ही में उनकी तारीफ ना सिर्फ कई एजेंसियों ने की है, बल्कि सरकारी संस्थानों की तरफ से भी उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। आलोक राज सर, सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत की बात करूं, किस तरह से आपका करियर शुरू होता है। आप लोगों के करियर तो बना रहे हैं, लेकिन आपका करियर कैसे शुरू हुआ था? भरतपुर से आपकी शुरुआत? हाँ, एक्चुअली मेरा जन्म भरतपुर के अंदर हुआ था, भरतपुर सिटी, भरतपुर फोर्ट में 1962 में। और फिर कुछ वक्त हम भरतपुर रहे। चूँकि मेरे फादर सरकारी कर्मचारी थे, तो उसके बाद फिर हम भरतपुर से सीकर गए। सीकर में मैंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर हम चौमू में आए, 1 साल चौमू रहे और फिर फाइनली जयपुर आए। तो मैंने अलग अलग सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाई की और फाइनली फिर मैंने बीएससी की महाराजास कॉलेज जयपुर से। उसी दौरान मैंने एनसीसी के अंदर भी, नेशनल कैडेट कोर के अंदर भी हिस्सा लिया और मैंने बी और सी सर्टिफिकेट पास किया। और मैं बहुत खुशकिस्मत था कि जैसे मैंने अप्लाई किया कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम में, जो कि यूपीएससी का होता है, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मेरे पिताजी बहुत चाहते थे कि मैं भी इंजीनियर बनूं उनके जैसे। जी। तो उनका सपना मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन आपकी आर्मी की प्रेरणा यहाँ से मिल गई आपको? लेकिन मुझे प्रेरणा मुझे आर्मी की मिली एनसीसी से, और ख़ास करके एक मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया था। उसको बोलते हैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, जो उत्तरकाशी में किया था मैंने। वो जो कोर्स था वो मेरे लिए एक लाइफ टर्निंग इवेंट था। उस एक मेरे कोर्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और उसके बाद फिर इट वाज नो लुकिंग बैक। मैं हमेशा फिर आगे देख रहा था और फिर उसके बाद मुझे कोई भी चैलेंज नहीं था। और उसके बाद फिर मैं 1982 में मैंने भारतीय सैन्य अकादमी, जिसको अपन इंडियन मिलिट्री अकेडमी बोलते हैं, देहरादून में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। ट्रेनिंग हुई 1.5 साल की और फिर फाइनली जून 1983 में मैंने आर्मी में कमीशन प्राप्त किया। और मुझे सिख लाइट इन्फेंट्री, एक रेजिमेंट है थल सेना की, जो कि हम पैदल सेना बोलते हैं, उसका हिस्सा है। एक बहुत ही फेमस और वेल नोन रेजिमेंट है। मैं उसका हिस्सा बना और मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट से वहाँ पर शुरुआत की। और उसके बाद फिर मैंने आर्मी के अंदर लगभग 37 साल सर्विस की और पूरे देश के अंदर जगह जगह मैंने पोस्टिंग मेरी रही। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कश्मीर में, मैं श्रीलंका भी गया एज पार्ट ऑफ IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। मुझे विदेश जाने का मौका भी मिला। मैं फिर एक बार जब 1997 से 1998 1 साल के लगभग मैं विदेश में था, अफ्रीका में। वहाँ पे एज UN मिलिट्री ऑब्जर्वर उसको बोलते हैं, उसके तौर पे मैंने 1 साल वहाँ पर UN के साथ सर्विस की। और फाइनली करते करते 2020 में मैं रिटायर हुआ और मुझे ईश्वर की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से मुझे प्रमोशन मिलते गए और मैं एज मेजर जनरल रिटायर हुआ। सर, आर्मी के दिनों में कुछ ऐसे यादगार लम्हे कोई जो आप साझा करना चाहें? लम्हे तो बहुत अनगिनत होंगे और टाइम कम होगा हमारे पास में। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात जो कोई हमारे लिए बड़ी जानने लायक हो? ऐसे बहुत से हमारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे हमारी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें रहना पड़ता है। और मतलब आर्मी की लाइफ ने आपको क्या सिखाया या आपको कैसे प्रभावित किया? मतलब आपने पूरा जो 37 साल का अपना करियर रखा आर्मी में, उसमें क्या चीज़ आपके लिए मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको नज़र आई उसमें? हमारे 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आर्मी लाइफ की, और वो होती है पैशन और ट्रेनिंग। बल्कि मैं बोलूँगा PPT, परसिवरेंस, पैशन और ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता। आप कभी भी हार नहीं मानते, आप हमेशा ट्राई करते रहते हो कुछ भी करने के लिए। जैसे कि कारगिल में युद्ध में हुआ था, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान, हमारी यूनिटों ने जो वहाँ पर हमले किए, जब दुश्मन हमारे क्षेत्र में आके बैठ गया था, उन्होंने हार नहीं मानी। वो हमले करते रहे जब तक कि वो हमने जीत नहीं लिया हमारा। तो उसको बोलते हैं परसिवरेंस। दूसरा होता है पैशन, जज्बा। लोग नौकरी करते हैं, आर्मी में नौकरी करते हैं, पर आर्मी की नौकरी में जज्बा होता है, पैशन होता है। और तीसरा होता है ट्रेनिंग।
हमारी जो ट्रेनिंग होती है आर्मी के अंदर बहुत ही अच्छी आले दर्जे की होती है। मुझे लगता है इन 3 चीज़ों की वजह से आर्मी बाकी सब संस्थाओं से अलग होती है। मैं ये नहीं कहता बाकी संस्था अच्छी नहीं होती हैं, बाकी सब संस्थाएँ, बाकी गवर्नमेंट की संस्थाएँ, प्राइवेट संस्थाएँ सब अच्छी होती हैं, बहुत बढ़िया होती हैं। लेकिन आर्मी को 3 चीज़ों से अलग करते हैं, इसकी वजह से आर्मी कभी फेल नहीं होती है। और आपने देखा होगा हमेशा जब भी कुछ भी बहुत बड़ा क्राइसिस होता है आर्मी को बुलाया जाता है। जैसे कि अभी ऑप सिंदूर हुआ था, तो आर्मी ने ही उसको, फिर जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं ने और साथ में बाकी सभी सुरक्षा बलों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। और ये सब जो हम सफलता पाते हैं उसका 3 कारण होता है, पीपीटी यानी परसिवरेंस, पैशन और ट्रेनिंग। तो ये मैंने खास सीखा और मुझे लगता है कि ये कहीं भी आप इसको लागू कर सकते हो। जैसे मैं अभी कर्मचारी चयन बोर्ड में हूँ, तो यहाँ पर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये सब तीनों चीज़ों को लागू करके रखें तो सफलता मिलेगी। आर्मी से कर्मचारी चयन बोर्ड, जहाँ पर कि सीधे अभ्यर्थियों से संवाद और वहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाओं का इंतज़ाम करना, उन्हें सरकारी नौकरी का जो उनका ख्वाब है उसे पूरा करना, ये जो प्रक्रिया थी वो आपके लिए एक नया अनुभव भी था शुरू में, अगर आप जब यहाँ ज्वाइन करे होंगे। आज 2 वर्ष आप पूरे कर चुके हैं उसके बाद में, और कई सारे आपने नवाचार भी किए। किस तरह का ये अनुभव आपके लिए? देखिए, जब आप आर्मी में होते हैं, आपने सुना होगा कि जब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सब लड़ाइयों से शुरू हुए हैं, वॉर से, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। तो मैनेजमेंट का जो एक सब्जेक्ट है या डोमेन है वो वॉर से शुरू हुई है। रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, जो लीडरशिप है वो भी सब वॉर से शुरू हुई है। तो कहने का मेरा जो अभिप्राय वो ये है कि चूँकि मैं आर्मी में था तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट और लीडरशिप, ये दोनों बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो कि आप हर एक ऑफिसर सीखता है, और मैंने भी वही सीखा। और किसी भी आप संस्था में चले जाएं, चाहे वो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो, और चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, हर जगह पर ये दोनों चीज़ लागू होती हैं। तो मेरे लिए कोई नया नहीं था। ठीक है, सब्जेक्ट नया हो सकता है, कुछ तरीके नए हो सकते हैं, जो नियम हैं, रूल्स नए हो सकते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे और लीडरशिप के जो इश्यूज़ थे वो नए नहीं थे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था यहाँ पर काम करना। और मुझे बड़ी खुशी भी है इस बात की कि जो हमारी टीम यहाँ पर है कर्मचारी चयन बोर्ड की, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। और जो इससे पहले मेरे जो चेयरमैन रह चुके हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने संस्था को अच्छा बनाया था। हमारे पुराने सचिव जितने भी थे, पुराने एडवाइज़र्स, कहने का मतलब जो टीम आरएसएस भी है पिछले 10 सालों से जो काम कर रही है उसी पर मैंने बिल्ड किया है। मैंने कोई ये नहीं कि मैं नया कुछ खड़ा कर दिया है। जो पहले था उससे और थोड़ा इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं आगे इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद जो भी दूसरे चेयरमैन आएंगे वो और भी इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई सिस्टम बेस्ट 100% फुल प्रूफ नहीं बन सकता है। ये बात तो आपने ठीक कही कि कोशिश करी है कुछ नवाचारों की। संस्था पुरानी है, लेकिन सीबीटी, टीबीटी ऐसे आपके कई नवाचार जिनकी बहुत चर्चा रही, किस तरह का आप इनका फ्यूचर देख रहे हैं? सीबीटी, टीबीटी का बेसिकली एक इशू है पेपर लीक का, जो काफ़ी बड़ी समस्या है, और लगभग हर राज्य के अंदर पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से बच्चों का वो हताश हो जाते हैं बच्चे परीक्षा देने के बाद में। तो उससे बचने के लिए फिर जो एक सोल्यूशन है वो है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें जो परीक्षा पत्र का जो पेपर है वो परीक्षा के सिर्फ 15-20 मिनट पहले ही सेंटर पे पहुंचता है, कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर पर आता है, कंप्यूटर के ऊपर, और थोड़े से ऑनलाइन होता है। उसमें संभावना कम हो जाती है पेपर लीक होने की। हालांकि उसमें एक प्रॉब्लम बनी रहती है, वो है रिमोट एक्सेस की। आपने सुना होगा कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, जयपुर के अंदर ही करीबन 6 प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे पकड़े गए थे, जहाँ पर कि बच्चे सीबीटी टेस्ट दे रहे थे, और उस जो कंप्यूटर का जो था कंट्रोल वो माफिया ने अपने हाथ में ले लिया 6 जगह पर, और रिमोट एक्सेस से वो पेपर सॉल्व करके बच्चे की जगह पर वो काम कर रहे थे, कैंडिडेट की जगह पर। तो ये एक नेगेटिव इशू है सीबीटी का, और इससे निपटने के लिए फिर हमने शुरू किया टीबीटी का प्रयास, उसको बोलते हैं टैबलेट बेस्ड टेस्ट। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं, जो कि टैबलेट होगा, टैबलेट आईपैड जैसा होता है उसके ऊपर होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमको भरोसा हमारे सरकारी स्कूल सेफ होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करें मगर सरकारी स्कूलों में करें, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के हम टैबलेट्स वहाँ पर लेके जाएंगे और वहाँ पर टेस्ट करेंगे, वहाँ पर उनका टेस्ट लेंगे टैबलेट्स के ऊपर। तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है? तो ये भी इसका प्रयास चल रहा है। इसमें हम थोड़ा फेल हो गए थे पहले, हमने काफ़ी प्रयास किया, फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि परसिवरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। तो हम लगे हुए हैं, और अभी हमारा आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास में इसके ऊपर टेस्ट चल रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें वो सफल हो जाए। यदि सफल हो जाएगा तो ज़रूर हम टैबलेट बेस्ड टेस्ट लाएंगे, और उसके अंदर फिर हम परीक्षा करा सकते हैं सरकारी स्कूलों में। अभी तक आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अपना जो टेन्योर रहा, उसमें कितने जॉब, सरकारी जॉब्स जो है वो यहाँ पर युवाओं को दिए हैं,
और आने वाले वक्त में कितने पाइपलाइन में हैं जिस पर कि काम चल रहा है अभी? मैं बता सकता हूँ कि मैंने कितने परीक्षाएं कराई हैं जी, कितनी परीक्षा? तो जैसे हमने 110 परीक्षाएं कराई हैं पिछले 1.5 साल में। उनमें कितने जनवरी 2024 में हमने परीक्षा शुरू कराई थी और उसके बाद से अभी तक हमने लगभग 110 परीक्षाएं करा दी हैं और लगभग मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं लेकिन 70 या 80 भर्तियों की परीक्षाएं थी जो कि कई बार शिफ्ट में करानी पड़ती है, तो 70 से 80 भर्तियों की परीक्षाएं हम करा चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स, तो जब मैंने ज्वाइन किया था जो अगस्त 2023 में, तब उसके बाद से अभी तक करीबन समझता हूँ कि 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में बच्चों का रिकमेंडेशन भेज चुके हैं सरकार के पास में। तो लेकिन एग्जैक्ट नंबर की कितने बच्चों को जॉब लग गई है वो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डिपेंड करता है कितने लोगों ने फाइनली ज्वाइन किया है। इन इम्तिहानों में करीब 10 से 20 लाख या उससे भी अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए होंगे। इन इम्तिहानों में तो मैं समझता हूँ कि लगभग 35 से 40 लाख बच्चे परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और अभी अगले महीने एक परीक्षा होने जा रही है, काफ़ी बड़ी परीक्षा है जो कि चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है, उसमें 25 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन लगाया हुआ है। ये सर चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा में आप कह रहे हैं 25 लाख आवेदन आ गए, मतलब बेरोजगारी का जो लेवल है ये काफ़ी चिंताजनक है। इसमें चूँकि 53,000 इसमें वैकेंसी है और हर एक अभ्यर्थी, चाहे उसने BA किया हो, चाहे उसने BTech किया हो, चाहे उसने MBA किया हो, हर एक आदमी की उम्मीद होती है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी मिलने से उसको सिक्योरिटी हो जाती है, उसके बाद फिर वो बाकी नौकरियों की तैयारी कर सकता है। MBA वाला 4th क्लास के लिए आवेदन कर रहा है। अभी जो 25 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है इसमें 10th क्लास इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन था। मुझे लगता है कि 25% से कम बच्चे हैं जो कि 10th पास हैं, बाकी 75% बच्चे जो हैं वो 10th से ज़्यादा हैं, यानी कि 12th, ग्रेजुएट्स, MBA, BTech, कुछ शायद PhD भी हो सकते हैं। PhD भी 4th क्लास बनना चाह रहे हैं। अब यही हमारी एक दुर्भाग्य वाली बात है कि आजकल PhD भी ऐसे मिल जाती है फर्जी तरीके से, तो शायद वो PhD प्रॉपर नहीं होगी, नहीं तो ऐसा जो PhD वाला बच्चा होगा वो कभी 10th क्लास में नहीं आएगा। और वैसे सोचा जाए तो MBA करने वाला बच्चा भी नहीं आना चाहिए एक चपरासी की या 4th क्लास की नौकरी के लिए। एकेडमिक्स में ये बड़ी गिरावट आपने खुद महसूस की होगी, जब आपने 10th करी होगी तो उसका एक बड़ा चाव देखा होगा आपने कि किस तरह से उस समय में 10th कर लेना, और आज जब कोई बच्चा MBA करके और PhD करके 4th क्लास में आवेदन कर रहा है, कि बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, लेकिन खास करके मुझे लगता है कि जो 10th और 12th तक तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पर गिरावट नहीं है। वहाँ तो बच्चे को पास करना ही पड़ेगा, वो बिना उसके पास नहीं कर पाएगा। लेकिन बात हो रही है उसके बाद की, ग्रेजुएशन की, B.Ed, B.Ped, लाइब्रेरियन कोर्स, टेक्निकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, ये सब जो कोर्सेज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, फायरमैन कोर्स, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऐसे कॉलेजेस में फर्जी चीज़ों में घुसे हुए हैं। कुछ ही प्राइवेट कॉलेज जो कि स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और उनके कुछ ईमान धर्म बचा हुआ है। अब सर पेपर लीक पर बात करूं, क्या फुल प्रूफ प्लानिंग है कि जिसको लेकर के अभी तक भी कामयाबी मिली और अब आगे भी आप उसको कंटिन्यू करने वाले हैं? देखिए, आपने नाम टर्म सुना होगा 6 सिग्मा, 6 सिग्मा बोलते हैं, यानी कि मतलब शायद 10 मिलियन के अंदर 4 गलती। और हमारे जो सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, जो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हवाई जहाज होते हैं, वो 6 सिग्मा पर काम करते हैं। उसके बावजूद भी एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके बावजूद भी हवाई जहाज नीचे गिर जाते हैं। तो कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता। मैं कह दूं कि नहीं पेपर लीक नहीं होगा, मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है, 100%, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं, पेपर बनाने के अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं, पेपर को छापने बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पेपर को फिर लाने में, उसको फिर ट्रेजरी से उठाने में और सेंटर तक ले जाने में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी हज़ारों लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किस समय किसका ईमान धर्म डोल जाए। और आजकल भगवान पैसा, आजकल का जो पैसा वो भगवान, सबके लिए वही है, पैसा ही भगवान है। तो मुझे लगता है कि ये बोलना कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हमने इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस कर रखे हैं कि किसी को भी करना बहुत मुश्किल होगा। यदि कोई करेगा तो पकड़ा जाएगा, और यदि उसको डर होगा कि पकड़ा जाएगा तो नहीं करेगा। तो हमारा ये प्रयास है। बाकी हमने बहुत सारे, मैं आर्मी से हूँ और आर्मी के अंदर हमको सिखाया जाता है सरप्राइज एंड डिसेप्शन, ये हमारा एक प्रिंसिपल होता है अटैक करने का, ऑपरेशंस करने का। तो सरप्राइज और डिसेप्शन का मैं इस्तेमाल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी को पता ना पड़े पेपर कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, कितने सेट बनेंगे, कौन सा वाला सेट किस परीक्षा में जाएगा, कौन सा सेट किस शिफ्ट में जाएगा, सिर्फ सिवाय मेरे किसी को नहीं पता होता है। तो ये प्रयास करता हूँ मैं कि हर एक आदमी को सरप्राइज़ रहे
और जितने सेट की आवश्यकता है उससे ज़्यादा सेट बनवाता हूँ मैं। लेकिन सर ये परीक्षाओं में गहने उतरवाना, कपड़े खुलवा देना, कपड़ों को बाहें कटवा देना, ये सारी चीज़ें आप कितना ठीक मानते हैं? जो अभ्यर्थी बहुत मेहनत के साथ तैयारी करने आया, तैयारी करके आया और वो इम्तिहान दे रहा है, उसके साथ में इस तरह की नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमको एक थोड़ा इसमें सहनशीलता होनी चाहिए, और जो हमारी एक सेंसिटिविटीज़ हैं रिलीजस के लिए, धर्म के लिए, या लोगों की जो लेडीज़ के लिए होनी चाहिए। और इसी के चलते जब मैंने यहाँ पर टेक ओवर किया, उसके विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर मैंने वो एक सिस्टम था जो कि बाजू काटने वाला, वो बंद कर दिया। अब परीक्षाओं के अंदर हर एक अभ्यर्थी अपनी फुल शर्ट, स्लीव शर्ट पहन सकता है। पहले था कि वो उसका बाल कलावा काट देंगे, जनेऊ काट देंगे, वो सब बंद कर दिया। ऐसा भी नहीं होता है। मंगलसूत्र उतारने का कोई प्रकरण आया था तो क्या होता है कि हमको जांच करना पड़ता है। जब परीक्षा केंद्र में कोई बच्चा आता है, कैंडिडेट आता है, उसके पास ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं है, मोबाइल तो नहीं है, उसको जांच को करने के लिए आपके शरीर पे कोई मेटेलिक पार्ट नहीं होता। जैसे आप जाते हो ना हवाई जहाज़ के अंदर, तो आपकी पूरी जांच होती है, उसमें आपको बेल्ट, पर्स, आपके मोबाइल, सब कुछ निकाल कर रखने पड़ते हैं ट्रे के अंदर। बस हम वही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी ब्लूटूथ डिवाइस लेके ना चला जाए। उसको जांच करने के लिए मेटल डिटेक्टर को वो जांच कर पाने के लिए आवश्यक है कि आपके शरीर पे कोई मेटल आइटम ना हो, तो उस क्षण के लिए, उस समय के लिए निकलवा देते हैं। और हमको लगता है कि इसके डिटेक्शन के बाद में आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर हम उसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, आप अपना ये मंगलसूत्र पहन लीजिए। लेकिन जांच करने के टाइम पर उतरना जरूरी होगा, नहीं तो फिर अपन एक चांस ले रहे होंगे और उससे किसी दूसरे बच्चे जो कि डिजर्विंग होंगे, उनका चांस छूट जाए। लेकिन सर आजकल तो मुन्ना भाई बहुत एडवांस हो चले हैं, तरह तरह के तरीके आजमा लेते हैं। केवल एक ब्लूटूथ ही नहीं, बाकी और भी एडवांसमेंट जो है वो अपना रहे हैं। उसके लिए किस तरह से डाल और पात वाला, हाँ बिल्कुल, ये कैट एंड माउस वाला जो गेम है वो चलता रहता है, कभी वो आगे कभी पीछे। लेकिन हम सब, चूँकि मैं खुद ही जाता हूँ, मैं जैसे मैंने बताया, मैं हमेशा परीक्षा केंद्र में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, बच्चों से पूछता रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। एसओजी से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ मैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। मैं पता करके रहता हूँ कि क्या क्या चल रहा है, माफिया क्या क्या प्लान कर रहा है, हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो वो करते हैं, जैसे आपने सुना होगा भी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारा, जब मैंने आया तो पकड़ा, हमने हर एक परीक्षा के अंदर जो बच्चों ने हमारे, जिन्होंने सिलेक्शन में किया, सबका हमने दोबारा जाँच करवाई। तो बहुत सारे बच्चे पकड़े गए जिन्होंने कि पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले रखा था, मगर वो पीएच कैटेगरी, उनके पास डिसेबिलिटी क्वोशेंट 40% से नीचे आया। अच्छा, एक बात की नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा टेंशन रहता है, वो आपके लिए भी मेरे ख्याल से कम नहीं है जी। कैसे सॉल्व करते हैं उसको? सो नॉर्मलाइजेशन जो एक इशू है वो वास्तव में एक सीरियस इशू है। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद हमने सीईटी की परीक्षा कराई थी और पशु परिचय परीक्षा कराई। ये तीनों परीक्षाएं, सीईटी 12th, सीईटी ग्रेजुएशन और पशु परिचय परीक्षाएं, एक सीईटी ग्रेजुएशन 4 शिफ्ट में, बाकी दोनों परीक्षाएं 6 शिफ्ट में हुई। तो जब परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट्स में होती हैं और पेपर अलग अलग होते हैं, तो फिर हमको उसका नॉर्मलाइजेशन कराना पड़ता है, स्केलिंग करानी पड़ती है, जो कि एक प्रक्रिया है जो कि अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में होती है। सर अलग अलग पारियों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग स्तर होता है शिक्षा का, क्या उसमें भी कोई नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? नहीं, ऐसा मानते हैं कि जब हमने एक सिलेबस में या भर्ती के नोटिफिकेशन में जो हमने क्वालिफिकेशन दी है, बस उसको मीट होना चाहिए, फिर उसके बाद किसी भी जगह का हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि शहरिया बच्चे होते हैं, जो टीएसपी के बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं या उनके लिए कुछ मापदंड अलग होते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई मापदंड नहीं होता कि आप जयपुर के हो, जयपुर ग्रामीण के हो, तो फ़र्क होगा। तो लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग करने के लिए किया जाता है, बराबर करने के लिए, सभी को एक लेवल पर लाने के लिए किया जाता है। तो पशु परिचय में थोड़ा सा इस तरह का एक विसंगति लगी। हालांकि वो अभी तो उसका तो कोर्ट ने जो न्याय दिया था, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसके हिसाब से वो ठीक था। लेकिन हमको लगा कि ये जो एक फॉर्मूला था, शायद इसमें कुछ त्रुटि रही या कमी थी, या इससे बेहतर फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो आक्रोश युवाओं में था, जो बच्चों को जो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसको एड्रेस किया जाए। और जिस दिन हमने ये इसका रिजल्ट निकाला, उसी दिन से मैं इस पर काम कर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी प्रयास करके, एक ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है, कोलकाता में है, और SSC है, इन सब से प्रयास करके फिर हमने फाइनली, टू कट इट शॉर्ट, हमने काफ़ी सारा प्रयास करके, स्टडी करके, अध्ययन करके, कमेटी बना के, और फिर फाइनल निर्णय लिया कि उसको हम चेंज करेंगे फार्मूले को, और अब अभी नया फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम है इक्वी परसेंटाइल फार्मूला, जो कि SSC ने भी अप्लाई किया है। उनको भी लगा था कि ये दूसरा फार्मूला इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो परसेंटाइल फार्मूला यूज़ करते थे, उन्होंने इसको इक्वी परसेंटाइल कर दिया है। इक्वी परसेंटाइल का मतलब होता है कि अभी लगभग हर शिफ्ट से, मान लो परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है, जैसे अब जेल प्रहरी की परीक्षा है,
जो कि 12 अप्रैल को हुई थी, 2 शिफ्ट में हुई थी। उसका रिजल्ट हम निकालना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर आप नहीं करते हैं, डिपार्टमेंट्स करते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं कि आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, जब हम यहाँ मैंने ज्वाइन किया था उस समय तक कर्मचारी चयन बोर्ड इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता था, लेकिन मैंने देखा कि वो सिर्फ नाम का होता था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो टीम होती थी वो सारी की सारी विभाग से आती थी। विभाग टीम भेजता था अपनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिम्मेवारी होती थी कर्मचारी चयन बोर्ड की, जिम्मेवारी कर्मचारी चयन बोर्ड की, टीम विभागों की। तो एक उसमें ओनरशिप का एक कॉन्फ्लिक्ट होता था कि इसकी जिम्मेवारी कौन ले। तो कर्मचारी चयन बोर्ड बोलता था कि उन्होंने किया है, विभाग बोलते थे आपने किया है। तो उसकी वजह से ऐसा मुझे लगा, मैंने देखा पीटीआई भर्ती में काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा हुआ, फायरमैन भर्ती में काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ, और बाकी जो भर्तियाँ उसके अंदर मुझे ऐसा डाउट है कि कई जगह पर हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से न हुआ हो। इसी से निपटने के लिए और हमारी गति को तेज़ करने के लिए फिर मैंने सोचा कि इसको चेंज किया जाए, और हमने फिर सरकार को रिक्वेस्ट किया। सरकार ने हमारी बात मान ली और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। एक सर, कैंडिडेट्स के बीच में आपकी बड़ी लोकप्रियता है, आप सोशल मीडिया पे उन्हें पूरा रिस्पॉन्ड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उनकी जो जितनी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर पाएँ। तो ये किस तरह से शुरू हुआ और कैसे? कई बार तो आप बड़े मजाकिया हो जाते हैं, कई बार बड़े गंभीर सलाह भी दे देते हैं, तो किस तरह का ये? तो पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं लोकप्रिय तो हूँ, लेकिन बहुत से लोग साथ में लोकप्रिय भी नहीं हूँ, मैं खलनायक भी हूँ। बहुत से लोग मुझसे परेशान भी हैं, पीड़ा में भी हैं। जी। और मैं ये नहीं कहता कि वो हो सकता है वास्तव में उनको पीड़ा हो मेरे कुछ कार्यों से, कुछ पॉलिसीज से। और हम भी तो साधारण इंसान ही हैं, हम कौन से मतलब कोई बाहर से आए, हम भी गलतियाँ कर सकते हैं, और गलतियाँ होती हैं, मैं मानता हूँ गलतियाँ होती हैं, और उन गलतियों का जिम्मेवार सिर्फ मैं अकेला होता हूँ। मैं चूँकि मैं बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो जिम्मेवारी मेरी होती है, मेरी बनती है, तो उसलिए सारी जिम्मेवारी मेरी होती है। इसकी जो ज़रूरत मुझे महसूस हुई वो तब हुई जब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलने आते थे कर्मचारी चयन बोर्ड में, पता नहीं कहाँ से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, गंगानगर से, और बहुत ही छोटी सी उनकी क्वेरी होती थी जिसके लिए वो मुझसे मिलने आना चाहते थे, बात करना चाहते थे। और मैंने देखा कि एक इन्फॉर्मेशन वॉइड था, यानी कि एक वैक्यूम था, एक गैप था इन्फॉर्मेशन के अंदर। बच्चों को नहीं पता था किससे बात करें, कैसे उनको सही एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो कई बार बच्चे कई नेताओं पर डिपेंड होते थे, और कई बार दलाल इसका गलत फ़ायदा उठाते थे। तो मैंने सोचा कि इसको सबको रिजॉल्व करने के लिए अपन एक स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया का। और बच्चों ने मुझे सजेशन दिया, मेरे दिमाग में नहीं आया, बच्चों ने मुझे बताया कि सर आप क्यों नहीं, आप ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, कई सारे होते हैं, उन पर चले जाइए। तो मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप समझ में नहीं आया, लेकिन मैं सोचा ट्विटर के अंदर कर सकता। तो मैंने ट्विटर को, यानी कि एक्स को मैंने फिर ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरे पहले दिन के अंदर 20,000 मुझे फॉलोअर्स मिल गए थे, फर्स्ट डे के अंदर ही। और वो बदौलत मेरे थे, बाकी जो सारे जो नेता लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे को। और मुझे लगता है कि सभी सपोर्ट करते हैं, किसी की मंशा बुरी नहीं है। चाहे बेरोजगार संघ के नेता होते हैं ना, सारे के सारे, उनकी भी मंशा बुरी नहीं है। मुझे लगता है सब अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन सर, आपके कई ट्वीट्स बहुत मज़ेदार हैं। शादी का लड्डू खाओ पर पहले नौकरी में पक्के हो जाओ, प्रेशर में शादी करोगे तो मतलब बर्बादी। एक शंकर नाम के कोई कैंडिडेट हैं, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के कारण अपनी पीड़ा कही थी, और आपने बड़े आस्थावान होते हुए उनको सलाह दी कि भोलेनाथ पर आस्था रखो, आपका विवाह भी रच जाएगा। एक अभ्यर्थी ने मजाक में कहा कि हनुमान जी सपने में आए थे तो रिजल्ट अपनी तारीख के पहले तय कर लेना, तो आपने कहा कि पवन पुत्र मेरे सपने में भी आए और रिजल्ट 3 मई तक खींचना, ये कहा पवन पुत्र की आज्ञा से हो रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि आप जब संवाद कर रहे हो बच्चों से, तो 2-3 तरीके, या तो आप ना बिल्कुल ऐसे कॉलर को सीधा करके, मुंह टेढ़ा करके, जैसे ना अंग्रेज साहब बन के आप उनसे बात करो और बात भी ना करो और बात अनसुना कर दो, एक तो वो तरीका है। एक तरीका है कि आप बच्चे से बात करो तो बच्चे जैसे लेवल पे चले जाओ, उससे बात करो। तो बेसिकली हमारा एम होना चाहिए कम्युनिकेशन का। तो बच्चों को भी आप देखो, मेरे ट्वीट्स पढ़ो मेरे और जो बच्चों के पढ़ो, तो आपको लगेगा कि बच्चे मुझसे कुछ भी बोल पाते हैं, मुझे गाली भी दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे उनको पीड़ा है, किसी को परेशानी है, किसी को दुख है, तो बोल रहा है वो। मैं चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन का ये हमारा एक सिस्टम है, जिसमें मुझे एक चेयरमैन बन के एसी कमरे में बैठ के टेढ़ा होकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि और वैसे मैं आम आदमी हूँ, अभी कुर्सी में बैठा हूँ तो मैं चेयरमैन हूँ, कुर्सी छोड़ने के बाद मैं आम आदमी हूँ। तो कहने का मतलब है कि मुझे अपने धरातल पर रहना है और बच्चों से संवाद करना है, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल महसूस करें। कई बार बच्चे बोलते साहब, आप तो है ना, आपको गरिमा रखनी चाहिए, आपको वैसे रहना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सही होगा तो बच्चे मुझसे बात कर पाएंगे, मेरी बात को समझ पाएंगे। और मुझे ना पुराना ज़माने का बन के नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ कि आज के ज़माने में जैसे बच्चे बात करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं, जो उनकी जार्गन होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, मुझे वही करना है। तो एम है कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो। एक बात सर कि सफलता के लिए
जो मेहनत और भाग्य के बीच में एक असमंजस रहती है, उसमें जो अभ्यर्थी झूलते हुए रहते हैं, और तमाम जो बाकी अभ्यर्थी भी हैं जो आपसे बड़ी अपेक्षाएं बोर्ड से यहाँ पर रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, उनके लिए किस तरह का आखिर में एक व्यक्तिगत संदेश आपका? अक्सर सभी बोलते हैं, मेरी माँ भी बोलती है, मेरी वाइफ भी बोलती है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ना जो आपकी किस्मत में लिखा होगा हो जाएगा, जो डेस्टिनी में होगा मिल जाएगा। तो मेरा थोड़ा इस पर कम विश्वास है, मतलब है लेकिन कम विश्वास है। मैं समझता हूँ कि जो सल्यूशन है वो आपके हाथ में ही है, जो सफलता की कुंजी आपके हाथ में ही है। यदि आप प्रयास नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रयास करते रहना बहुत ज़रूरी है और हार ना मान लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा अक्सर लोग, आपने देखा बहुत सारे लोग नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हैं, नॉर्मल विद्यालयों से निकलते हैं, ना इंग्लिश बोलनी आती है ना कुछ बोलना आता है, और फिर भी कंपनी को सीईओ बन जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो हार नहीं मानते, वो लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। वो दूसरों की बातों में नहीं आते कि वो सोचते कि पता नहीं क्या बोलेगा दूसरा वाला, मुझको देख के हंसेगा, मैं कैसे इंग्लिश बोल रहा हूँ। वो परवाह नहीं करते दुनिया की, वो अपना पूरा प्रयास करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और हार नहीं मानते। तो मुझे लगता है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा युवाओं को जो भी प्रयास कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, कि आप असफल जब हो जब आपने प्रयास करना छोड़ दिया। जिस दिन आपने प्रयास करना छोड़ दिया आप असफल हो गए, आप फेल हो गए। मगर आप प्रयास कर रहे हो तो सफलता के आप नज़दीक ही हो कहीं पर। मेरे ऐसे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की, वो 6ठे या 7वें अटैम्प्ट में उन्होंने पास करके वो ऑफिसर बने। यदि वो 4थे में छोड़ देते तो नहीं बन पाते, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय है कि आप जो पीपीटी में बोल रहा हूँ, आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, पीपीटी जो कि आर्मी के अंदर बहुत ही मैं समझता हूँ कि हम सीखते हैं। परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, दूसरा पी यानी कि पैशन, पैशन है जज्बा, और तीसरा है ट्रेनिंग यानी कि एजुकेशन, स्किलिंग, तैयारी करना, मेहनत करना। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो पैशन और परसिवरेंस तो आपके दिमाग की सोच है। यदि आप दृढ़ रहोगे, आप लगे रहोगे, आपके अंदर जज्बा होगा कि मुझे जज्बे से काम करना है, आपको जुनूनी होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, पाने के लिए। और थर्ड है ट्रेनिंग यानी कि तैयारी करना, एजुकेशन करना। आप तीनों चीज़ों पे भरोसा रखोगे तो कोई चांस ही नहीं कि आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है देर सवेर मिले, ये नहीं कि हर चीज़ आपको फ़ौरन मिल जाए, देर सवेर मिले, वहाँ डेस्टिनी हो सकती है। सिर्फ डेस्टिनी को उतना मानता हूँ मैं कि आपको फ़ौरन मिल जाए, बाद में मिले बस। लेकिन डेस्टिनी का इतना ही रोल है कि टाइम कम मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इस बात की गारंटी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सभी लोग तो भ्रष्ट हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमें क्या दिक्कत, हम क्यों नहीं कर सकते गलत तरीके से। तो एक तरह से समाज के जो मूल्य हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं। माता पिता भी उसमें शामिल हो जाते हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे को पैसे दे के वो पेपर लीक करा दे, नकल करवा के पास करा दे, फर्जी डिग्री दिलवा दे। तो अभी ये ऐसा लगता है कि जैसे बहुत नॉर्मल है। ईमानदारी की शुरुआत अपने आप से करिए, बाकी ज़माना ईमानदार हो जाएगा। हाँ, तो मेरा जो कहने का अभिप्राय ये है कि आप यदि इसे फर्जी तरीक़ों से आप पास भी हो जाओगे, आप नौकरी मिल जाएगी, अब हमेशा आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि कब आपको पकड़ लिया जाए। जैसे आपने देखा होगा आज के पेपर में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दिव्यांगजन की उन्होंने ले रखा है पीएस सर्टिफिकेट, और उनको बाहर निकाला जा रहा है, शायद वो जेल भी जाएंगे। और कुछ भी नहीं होगा तो आप खुद अपना चेहरा देख नहीं पाओगे शीशे के अंदर। आप अपने बच्चों को क्या बोल पाओगे कि मेरे मेहनत की कमाई है क्या। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया कैसी भी हो, शुरुआत अपने से करो, खुद से शुरुआत करो कि मेरे को सीधा रहना है, मुझे सीधे चलना है, मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे रिश्वत नहीं देनी है, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। और दूसरी बात एक और, सब चाहते हैं कि सरकार सब बदली कर दे, सभी चाहते हैं, सबकी ये आकांक्षा है कि सरकार ही सब कुछ कर दे। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, जब तक जनता साथ में नहीं आएगी नहीं कर सकते। जनता को शामिल होना पड़ेगा भ्रष्ट लोगों को पकड़वाने के लिए। और फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि नकल कर रहे हैं, आप रिपोर्ट करें। आप देख रहे हो कि गलत डिग्री लेकर आ रहे हैं, रिपोर्ट करें। आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर फर्जी कॉलेज चल रहा है, फर्जी स्कूल, फर्जी वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, ऐसे लोग पास करें, रिपोर्ट करें। अब आप चाहें कि सरकार ही सब कुछ करे तो नहीं हो सकता। सब सरकार के भरोसे बैठे रहोगे तो नहीं कर पाएगी। सरकार प्रयास करती है, सरकार पूरा प्रयास करती है, लेकिन उनकी रीच लिमिटेड होती है। आपने सर इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी प्रेरणादायक बातचीत रही है, हमें तो काफ़ी प्रेरणादायक लगी, और जो तमाम कैंडिडेट इस समय आपको देख रहे होंगे उनके लिए भी काफ़ी मददगार होगी, और उनके लिए भी काफ़ी लाइफ में सीखने वाली बातें आपने जो कही है वो उनके जीवन में उतरेगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए। आज आप हमारे इस सेट पर आप पहुँचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर एक और नए मेहमान के साथ नए पॉडकास्ट शो में मुलाकात कराएंगे, रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।